स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मौजूद है। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, देश के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर फिर से मायावती मैदान में कूदी हैं। दोस्तों बताएंगे उन्होंने कौन सी नई जानकारी दी और किस तरीके से भाजपा सरकार और चुनाव आयोग को लेकर फटकार लगाई गई है। दोस्तों इसी के साथ में नरेंद्र मोदी से माफी को लेकर पूरी तरीके से मैदान में उतरी है ममता बनर्जी। दोस्तों इसी के साथ में इंडिया गठबंधन से जुड़ी पल की पूरी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे और एसआईआर को वैधानिक चुनौती देने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। बताएंगे किस तरीके के संकेत मिले हैं। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी ने किस तरीके से संसद के अंदर एक बड़ा बयान जारी करते हुए बीजेपी को जमकर फटकार लगाई। दोस्तों किस तरीके का माहौल इतना गर्मा गया कि कैमरा हटाना तक भी पड़ गया। और इसी के साथ में बताएंगे बंगाल को लेकर और क्या नई अपडेट सामने आ रही है। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर केवल बोलने से काम नहीं चलेगा बल्कि बड़ा आंदोलन किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मायावती ने मंगलवार को बीते दिन चुनावी प्रणाली को लेकर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाया। दोस्तों उन्होंने सुझाव दिया कि देश के अंदर ईवीएम की जगह पारंपरिक मतपत्र प्रणाली यानी बैलेट पेपर सिस्टम से इलेक्शन कराया जाना चाहिए, चुनाव कराया जाना चाहिए और उस नियम को यानी बैलेट पेपर के चुनाव के नियम को फिर से लागू किया जाना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास और ज्यादा बहाल हो। उनका कहना है कि अगर फिलहाल मतपत्र प्रणाली वापस नहीं लाई गई तो कम से कम हर मतदान केंद्र में वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती होनी चाहिए, उन्हें ईवीएम के नतीजों से मिलान किया जाना चाहिए। मायावती ने निर्वाचन आयोग के इस तर्क को अनुचित बताया कि इससे मतगणना में और ज्यादा समय लगेगा। उनके अनुसार चुनावी प्रक्रिया जब कई महीनों तक चल सकती है तो फिर मतगणना में कुछ अतिरिक्त घंटे लग जाएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है। बल्कि इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जनता की शंकाएं और आशंकाएं भी समाप्त हो जाएगी, जो देश और लोकतंत्र के हित में होगा। यानी जनता कहीं ना कहीं सरकार पर और चुनाव कराने की प्रक्रिया पर पूरी तरीके से विश्वास करेगी, तो इससे भारत के अंदर लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। उनके अनुसार चुनावी प्रक्रिया में जब इतने महीने लग सकते हैं तो गणना में कुछ और घंटे लग जाएगा, तो इससे क्या दिक्कत है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही तर्क दे रही है मायावती और ऐसे में भाजपा वाले जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार दिए जा रहे सुझावों को लेकर बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। दोस्तों मायावती जी के द्वारा की गई डिमांड पर चुनाव आयोग को गौर फरमाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर चल रहे चर्चा पर अब स्पष्ट तौर पर ईवीएम से हटकर देश को बैलेट पेपर की ओर ले जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान करने के बाद अब ममता बनर्जी की ओर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगने के लिए मोदी को बोला जा रहा है। दोस्तों ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी और एसआईआर के मामले को लेकर एक रैली का आयोजन कर रही थी कूच बिहार के अंदर, जहां पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान किया है, उनका इज्जत उनका सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान करते हुए उनको बंकिम दा कहकर संबोधित किया है, जो बंगाली भाषा के अनुसार उनका अपमान है बंकिम चंद्र चटर्जी का। ऐसे में नरेंद्र मोदी को पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों से उनके उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान पर माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश को आजादी मिली थी तब प्रधानमंत्री पैदा तक नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक में से एक प्रतीक को इस तरीके से संबोधित करके उसका अपमान किया है। यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है उन शब्दों से अपमान किया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की समय आ चुका है जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान पर बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए, और खासकर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जो मुद्दा उठाया एकदम सही है। और अब या तो नरेंद्र मोदी को माफी मांगना पड़ेगा या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को चुनावी नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अपने संस्कृति अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति काफी ज्यादा सजग रहता है दोस्तों। और कभी भी पश्चिम बंगाल के लोग बंगाल की संस्कृति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो फिर उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये हमेशा से पश्चिम बंगाल के लोग सुनिश्चित करते हैं। पिछली बार भी बीजेपी के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अपमान किया गया था दोस्तों, जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक ऐसा बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ती दिखाई देगी, क्योंकि अस्मिता पर चोट पहुंचाकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने बीजेपी को अब बताना शुरू करना है कि कैसे वो लोग अस्मिता पर चोट पहुंचाने वाले लोगों को करारा जवाब देते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बात को लेकर काफी चर्चा में है कि तेलंगाना के अंदर एक समिट बुलाया जा रहा है दोस्तों, यानी तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के नाम से एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसके माध्यम से तेलंगाना के हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों के इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में 8 तारीख और 9 तारीख को यह पूरा कार्यक्रम हुआ है दोस्तों, जिसमें रोजगार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कारोबार और महिला सशक्तिकरण और सिनेमा और संगीत को लेकर नए नए तरीके के कई सारे अनुबंध किए गए हैं दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर हैदराबाद में और भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट
जाएंगे। जो भी इससे जुड़ी आगे अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार समेत अन्य राज्यों के अंदर एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन कोर्ट की कार्रवाई बुलाई थी दोस्तों, जहां पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला 11 तारीख तक के लिए सुरक्षित रख लिया है दोस्तों। 11 तारीख को ऑफिशियल यानी आधिकारिक तौर पर निर्णय लिया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर एसआईआर वैधानिक है या फिर गैर वैधानिक है, यानी लीगल है या फिर इलीगल है, और उसके हिसाब से आगे आने वाले दिनों के अंदर एसआईआर को लेकर निर्णय होने वाले हैं। और एसआईआर देश भर के अंदर जो बचे हुए राज्य है वहां पर होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ तय किया जाएगा। 11 तारीख को देखते हैं क्या तर्क दिया जाता है और किस तरीके के निर्णय सामने आते हैं दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तो लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की सत्ताधारी दल के साथ में सांठगांठ चल रही है। 45 दिन में सीसीटीवी का डेटा डिलीट करने का जो आदेश जारी किया गया है, जो पहले 1 साल वाला था, इससे पता चलता है कि दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। इसके अलावा राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए हरियाणा का चुनाव चोरी किया गया, यूपी के लोगों ने हरियाणा में वोट कैसे डाल दिया, ये गंभीर सवाल उठाए गए। कुल मिलाकर राहुल गांधी सदन के अंदर बोल रहे थे दोस्तों, और जो उन्होंने अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन में बातें बोली थी लगभग उसी तरीके की बातें राहुल गांधी ने खुलकर यहां भी बताया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद अब नेताओं को जो बड़े बड़े पोस्ट नहीं मिले तो अब उनको याद आने लगा कि उनकी पार्टी की सरकार या यूं कहिए उनके गठबंधन की सरकार सही से काम नहीं कर रही है। जीतन राम मांझी बीजेपी सरकार और नीतीश सरकार की तारीफ कर रहे थे चुनाव के दौर में, क्योंकि चुनाव जीतना था दोस्तों और 6 में से 5 सीटें जीत गए। उसके बाद अब जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं कि गरीब लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जबकि करोड़ों खर्च करने वाले शराब तस्कर जेल में नहीं जा रहे बल्कि चुनाव जीत कर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब उन्होंने एनडीए सरकार के नाम पर लोगों से वोट मांगा था और एनडीए सरकार में सबको पता था कि लोग त्रस्त हो रखे हैं, उनको शराब के मामले में जेल में भेजा जा रहा है। जीतन राम मांझी का भी बड़ा आरोप, कहा गरीब जेल जा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जीतन राम मांझी ये जो आरोप लगा रही है केवल और केवल मंत्री पोस्ट को लेकर लगा रहे हैं, क्योंकि मंत्री पोस्ट इनको मिला नहीं है, केवल 1-2 मंत्री पोस्ट मिले हैं और बड़े मलाईदार मंत्रालय चाहिए, अगर मिल जाएगा तो फिर से शांत होकर बैठ जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि सारा का सारा अपने खुद के हित के लिए हो रहा है, इससे जनता का कोई हित का लेना देना नहीं है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले 5 सालों में धन्ना सेठों के 6,15,000 रुपए कर्ज माफ कर दिए गए और ये दावा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक सवाल पूछा था सांसद मोहम्मद अबू ताहिर खान ने दोस्तों, जिसका जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 6,15,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया गया लोन, यानी जो बही खाता में लिखा जाता है लोन, उसको हटाया गया, जिसे माफी के तौर पर भी देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने लोन यानी आम जनता अपने लोन की एक किस्त ना चुकाए तो घर पर मुस्टंडे भेज दिए जाते हैं और क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद हो जाती है, संपत्ति कुर्क कर दी जाती है, जबकि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। पर अमीरों के 6,15,000 करोड़ रुपए माफ किए गए। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर संसद के अंदर संजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को एक्सपोज किया। दोस्तों संजय सिंह कहते हैं कि आरएसएस अपने 4 पुरखों के नाम बताए जो वंदे मातरम का नारा लगाकर जेल गए। आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया और जिन 3 लोगों ने जबरन तिरंगा फहरा दिया उनके खिलाफ आरएसएस 13 साल तक मुकदमा लड़ती रही। कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर चल रही चर्चा अगले दिन चुनाव के सुधार पर पहुंच गई। दोस्तों चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान संजय सिंह का भाषण काफी ज्यादा वायरल रहा। संजय सिंह को लोगों ने काफी सराहा है। ऐसे में आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी भी संजय सिंह की तरह ही सदन के अंदर लगातार बीजेपी सरकार को घेरते नजर आए। दोस्तों लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के आपसी समझौते को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए और कहा कि मोदी सरकार ने नियम बदल दिए चुनाव आयोग के नियुक्तियों को लेकर, यानी चुनाव आयोग को जो पहले चुना जाता था चुनाव आयुक्तों को, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता के साथ प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे दोस्तों, लेकिन अब नियम बदलकर अमित शाह का नाम ऐड कर दिया गया, यानी मंत्री और एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष के नेता बैठकर तय करेंगे, यानी अब 2 जने सरकार के होंगे और एक विपक्ष का नेता बैठेगा। तो एक तरीके से पहले से ही डिसाइड है कि सरकार के लोग जिसे चाहेंगे उसको अगला चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। तो पहले जो कंट्रोल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के बीच में लगभग बैलेंस चल रहा था, उसे अब बीजेपी की सरकार की ओर कर दिया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी एमओसीए के मुख्यालय में बुलाया गया। दोस्तों सूत्रों के अनुसार बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और एमओसीए के सचिव समीर सिन्हा बैठक में मौजूद रहे। बैठक में इंडिगो के संचालन स्थिति, यात्रियों की देखभाल और रिफंड की स्थिति और पायलट और क्रू रोस्टर के बारे में स्थिति और बैगेज वापसी को लेकर भी चर्चा की गई है। दोस्तों कुल मिलाकर जो तस्वीर शेयर की गई है उसमें देखा जा सकता है कि इंडिगो के जो सीईओ है वो हाथ जोड़कर मंत्री के सामने बैठे
बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके का पीआर है दोस्तों। कारण यह है कि इतने दिन से लगातार एक समस्या जनता को देखने को मिल रही है, जहां पर 1700 से ज्यादा प्लेन को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सरकार ने वो कदम तत्काल प्रभाव से नहीं उठाया जिसकी जरूरत थी और लोगों को समस्या से दूर रखने के लिए, लोगों को परेशानी ना हो इस तरीके की व्यवस्था करने की जरूरत थी, लेकिन ये नहीं किया गया। उसके बाद जब सवाल बीजेपी के लोगों से पूछा गया तो ये लोग कन्नी काट रहे थे दोस्तों। बाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि भाजपा के लोग इंडिगो के ऊपर कोई कार्रवाई कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 56 करोड़ का चंदा बीजेपी वालों को इंडिगो के द्वारा दिया जा रहा है और अब इंडिगो के सीईओ को बुलाकर हाथ जोड़कर ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये नेचुरल दिखाई नहीं दे रहा है, साफ तौर पर कैमरे के लिए किया गया एक पोस्टर है, ताकि ये बताने की कोशिश की जाए कि बेशक बीजेपी को चंदा देता है इंडिगो, लेकिन भाजपा की सरकार एक्शन लेने के लिए तत्काल कार्यवाही कर रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि केवल और केवल पीआर वाला पूरा तरीका है तो अपनी राय जो लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर ऋतु जायसवाल की ओर से एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया दोस्तों। ऋतु जायसवाल कहती है कि चुनाव परिणाम के अगले ही दिन मैंने सरकार से मांग की थी कि बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रवासी कल्याण विभाग का गठन किया जाए। आज बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग कर दिया। बिहार सरकार को धन्यवाद। वो कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि यह सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है और मांग करती हूँ कि बिहार से बाहर रह रहे प्रवासी मजदूर भाइयों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए विभाग काम करेगा। हालांकि दोस्तों विभाग का नाम बदलना तो बीजेपी और एनडीए सरकार के लोग बड़ा तत्काल जानते हैं, तुरंत नाम बदल देते हैं, लेकिन काम करने के तरीके में क्या बदलाव आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और वैसे भी प्रवासी कल्याण विभाग श्रम संसाधन विभाग को बना देने से कुछ विकास खासकर श्रमिकों का तो नहीं होने वाला, खासकर जो प्रवासी श्रमिक है दोस्तों, जिनको अलग अलग प्रदेशों के अंदर लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक्सप्लॉइट होना पड़ता है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर भाषा के नाम पर प्रवासियों के साथ में दुर्व्यवहार करने का मामला हो, या फिर दक्षिण भारत के अंदर प्रवासियों से अलग अलग मामलों पर दुर्व्यवहार का मामला हो। कहीं ना कहीं एक ऐसा मंत्रालय चाहिए था जो बिहार के प्रवासियों के हित की बात करे, लेकिन अब जो मंत्रालय का नाम बदला गया है इस पर ऋतु जायसवाल कह रही है कि नाम तो बदला गया है, लेकिन एक्शन किस तरीके का होगा ये एक देखने वाली बात है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 27% भारत के 8 लाख वक्त की प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दिया गया है और अब ये पोर्टल बंद हो चुका है दोस्तों। कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और पंजाब और गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड किया गया है। 73% वक्त की जो संपत्ति है वो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों, यानी केवल 27% को उम्मीद पोर्टल के ऊपर डाला गया है। 73% अभी भी अनरजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों वक्त कानून में जो बदलाव किए गए उसके बाद से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वक्त कानून के बदलाव का विरोध कर रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी सरकार के द्वारा बार बार डेडलाइन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अंतिम टाइम है, टाइम से पहले उम्मीद पोर्टल पर नाम दर्ज करवा लो, लेकिन लोग करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि भाजपा सरकार जो पोर्टल लेकर आई है उम्मीद पोर्टल नाम का, इससे कहीं ना कहीं संपत्तियों को लेकर और ज्यादा विवाद उपजेगा और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवा कर लोगों से संपत्ति भी छीनी जा सकती है। इस तरीके की एक शंकाएं है लोगों के मन में, यही कारण है कि लोग अब उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा रहे। ऐसे में दोस्तों ये जो पोर्टल बनाया गया था इसकी असफलता कह सकते हैं कि केवल 27% प्रॉपर्टी दर्ज करवाई गई है, बाकी कोई भी दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या कदम उठाया जाता है, क्या मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा या फिर बीजेपी की सरकार कोई ठोस कदम उठाने के लिए भी कोई तरीका अपनाने की कोशिश करेगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर भाजपा सरकार जो वक्त कानून को लेकर जनता को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही थी, तो कह सकते हैं कि भाजपा फेल हो गई है और मुस्लिम समाज के लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के लिए बनाया है दोस्तों। इसमें कई सारे लोगों के नाम है। नेशनल कोऑर्डिनेटर जो आदिवासी समाज के लिए बनाया गया है उसमें मिगाम पेगू का नाम है, बिपिन कुमार सिंह का नाम, गणेश कुमार ध्रुव का नाम है, अर्चना पोटे का नाम है और आशीष कुजूर का नाम है, महेंद्र कंवर का नाम है। इस तरीके से और भी कई सारे नाम है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सभी लोग आदिवासी समाज के मामले से जुड़े कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेशन संभालेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज को लेकर अगर कोई आंदोलन या फिर किसी भी तरीके के प्रपोजल को बीजेपी सरकार या किसी भी सरकार के पास पहुंचाना चाहती है तो उसको लेकर जो चर्चा होगा वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ में होगी और आदिवासी समाज के लिए मुहिम चलाने में और ज्यादा आसानी होगी। ऐसे में दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के टाइम्स मैगजीन में मुख्यमंत्री पर कवर स्टोरी की प्लानिंग चल रही है। यह दावा किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखरेख करने वाले और राजनीति पर पेचीदी नजर रखने वाले अभिषेक उपाध्याय ने। दोस्तों अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि टाइम्स मैगजीन जो
अमेरिका की एक मैगजीन है, उसमें मुख्यमंत्री की कवर स्टोरी प्लानिंग की जा रही है, यानी चेहरा चमकाने के लिए, पीआर करने के लिए, प्रचार करवाने के लिए टाइम्स मैगजीन के मुख्य पेज पर मुख्यमंत्री की फोटो छपाने की तैयारी चल रही है। और क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पत्रकार है दोस्तों, तो उनका इशारा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के लोगों के लिए है। टाइम्स मैगजीन इंडिया का जो एडिशन है उसमें शायद करवाया जा सकता है और कंटेंट एडवर्टोरियल की शक्ल में प्लान किया जा सकता है। कभी कभी तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी की जय जयकार में जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं उतने में तो अंगोला, युगांडा और घाना जैसे देश 2-4 साल का राशन जमा कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के प्रचार के लिए दावा किया जा रहा है कि अब टाइम्स मैगजीन में कवर फोटो छपाई जाएगी। हालांकि दोस्तों अभिषेक उपाध्याय एक ऐसे पत्रकार है जो जब भी कुछ बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दूर तक असर होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ये नई जानकारी है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर नेहरू ने इसरो नहीं बनाया होता तो चंद्रयान सफल नहीं हो पाता और आईआईटी नहीं बनाया होता तो हम लोग आईटी सेक्टर में जो एडवांसमेंट अचीव कर चुके हैं, यानी जो हमने प्रगति हासिल कर ली है, वो प्रगति कभी हो नहीं पाती। और अगर एम्स उन्होंने नहीं बनाया होता तो कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग सही से डील नहीं कर पाते। प्रियंका गांधी नेहरू जी के किए गए कामों की सराहना कर रही थी दोस्तों। इस पर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का मेंबर ऋषि बागरी कहता है कि इसरो 1969 में बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि INCOSPAR 1962 में बनाया गया था, यानी नेशनल स्पेस प्रोग्राम बनाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तभी ये प्रोग्राम बनाया गया था, जिसके हिसाब से ये फैसला लिया गया था कि स्पेस के सेक्टर में भारत को, यानी अंतरिक्ष के सेक्टर में भारत को कई सारे काम करने हैं और इसके लिए पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया। इसी प्रोग्राम के मद्देनजर 1969 में इसरो का गठन किया जाता है, यानी इंकोस पर जिसे INCOSPAR कहा जाता है, स्पेस प्रोग्राम भारत का, उसी के तहत ये गठन किया गया था। यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आकर प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए बयान को करेक्ट करने की कोशिश ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए, नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए और जब देखो तब बेइज्जती करवा लेते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नेहरू जी के प्लान के कारण ही स्पेस को लेकर पहली बार प्लान जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और 1969 में इसरो की नींव डाल दी गई, और वैसे भी 1964 में अगर नेहरू जी की मौत हो गई, 1969 में इसरो का गठन हुआ और इसमें नेहरू जी का योगदान नहीं था जैसे बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं दोस्तों, तब भी 1969 तक तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ही योगदान है। घूम फिरकर तो भाजपा वाले, आईटी सेल वाले चाहे कितनी कोशिश कर ले, अंत तो गत्वा इनको किरकिरी का सामना करना ही पड़ता है। 2 शब्द लिखकर जरूर बताएगा इस तरीके की किरकिरी करवाने वाले भाजपा नेताओं के बारे में दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनवरी से प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार में सुपर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे दोस्तों। उन्होंने जनवरी तक का टाइम मांगा है वापस से अपनी रणनीति को लेकर विचार विमर्श करने और आगे बिहार चुनाव या किसी भी अन्य चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ना है, देश की राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी, इसे लेकर चर्चा करने के लिए। ऐसे में दोस्तों दिल्ली में उनकी एक बड़े नेता के साथ में बैठक होने वाली है, ऐसी चर्चा चल रही है। प्रशांत किशोर एक बड़े नेता से मुलाकात करेंगे। कई लोगों का मानना है कि ये जो बड़े नेता है ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिनसे प्रशांत किशोर मुलाकात करके अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कराने को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं और बिहार में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जनसुराज पार्टी का उसमें विलय कराकर कांग्रेस पार्टी के लिए नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं प्रशांत किशोर। ऐसे में दोस्तों देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी जैसी स्थापित पार्टी के विचारों को आगे लेकर बढ़ेंगे और क्या राहुल गांधी इसकी इजाजत देंगे बिहार में। हालांकि प्रशांत किशोर ये खुलकर बोलते हैं कि उनकी विचारधारा नेहरूवियन और गांधीयन विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी का कोर यानी कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत विचारधारा है दोस्तों। और इसीलिए 2 पार्टियां हैं बिहार के अंदर जो गांधी की विचारधारा को मानती है, कांग्रेस पार्टी और एक प्रशांत किशोर की पार्टी। तो प्रशांत किशोर की पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस जैसी एक स्थापित पार्टी है जो गांधी के विचारों को लेकर आगे बढ़ती है। ऐसे में प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि अगर वो एक ही विचारधारा पर 2 पार्टी बनाकर मैदान में उतरेंगे तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी स्थापित पार्टी है, तो उनको जनता ज्यादा सपोर्ट करेगी। इसीलिए प्रशांत किशोर के पास एक विकल्प है कि वो कांग्रेस पार्टी में अपना पार्टी का विलय करवाए और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर, वैसे भी वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, रणनीतिकार बनकर ही वो काम चलाएंगे, तो फिर उनको कांग्रेस पार्टी को बिहार में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए और कांग्रेस का समर्थन लेना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ऐसे में देखना यह होगा कि उनकी जो मुलाकातें आजकल दिल्ली में चल रही है, उन मुलाकातों के बाद वो क्या तय करते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदलकर चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया को बदलकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर कंट्रोल करने की कोशिश की। दरअसल
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रोजेक्ट के तहत देश के विभिन्न संस्थानों और निर्वाचन आयोग पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के साथ मिली भगत करके फैसला कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए सवाल किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश को शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदल दिया ताकि किसी चुनाव आयोग को उसके फैसले के लिए दंडित नहीं किया जाए। आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने दावा किया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर नियम में बदलाव किया गया और सरकार ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को ले लिया, यानी इनकी मंशा ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस तरीके के बदलाव किए। और ये सबको पता है दोस्तों कि बदलाव करने की जरूरत तभी होती है जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में खोट होता है। और वैसे भी चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के पोस्ट पर रहकर जो एक्शन लिया हुआ है उस पर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई आगे भविष्य में नहीं की जा सकती। इस तरीके से भी नियमों में बदलाव किया गया तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, इसीलिए नियम पर नियम बदले जा रहे हैं। साथ साथ प्रियंका गांधी के बाद अब ममता बनर्जी ने भी ईसी और बीजेपी को लेकर घेरा। मतदाता सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद चुनावों की घोषणा ताकि चुनाव के दौरान सूची को कोई चुनौती ना दे सके, यह रणनीति थी चुनाव आयोग की। बिहार चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बताया कि ये इसी साजिश के तहत काम करते हैं। फरवरी में एसआईआर की अंतिम सूची जारी होने के तुरंत बाद चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे ताकि किसी को भी इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का मौका ना मिले। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनाव उसी सूची के आधार पर हो, यानी बीच चुनाव में तो मतदाता सूची पर रोक लगा नहीं सकता कोर्ट, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के द्वारा सूची तैयार की जाएगी उसी के आधार पर चुनाव होगा। और बाद में आप लोग जानते हैं कि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद चाहे सूची बदले या ना बदले, आखिरकार बीजेपी का एजेंडा सफल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। जैसे वीडियो को शेयर किया बहुत धन्यवाद।